हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो लेजिस्लेटिव जो है पावर्स कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रेसिडेंट की जो आपकी कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास में हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम हर कंपटीशन एग्जाम की जो आपकी जीके आती है उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नोट्स के माध्यम से यहाँ पे आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जो है नोट्स के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की विधायी जो शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव जो पावर्स है, तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी जो अध्यादेश जो है जारी करने की जो शक्ति। तो प्रेसिडेंट है उसके पास ऑर्डिनेंस पावर होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो ऑर्डिनेंस जो पावर, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये कौन से आर्टिकल के तहत होती है भाई? आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो हमारे हैं उनके पास अध्यादेश जो है शक्तियाँ होती हैं, उनके पास ऑर्डिनेंस पावर होती है। अगर हम यहाँ पे 123 में 89 प्लस करें तो सेंटर के आर्टिकल से सीधे हम स्टेट के आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर जो है 213, उसमें क्या है भाई? राज्यपाल जो हमारे गवर्नर हैं स्टेट्स में जो होते हैं उनके पास भी ऑर्डिनेंस पावर होती है, ठीक है। अध्यादेश जो है शक्तियाँ उनके पास होती है। कौन से आर्टिकल में है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति? यहाँ पे आर्टिकल नंबर 213 में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑर्डिनेंस जो पावर है उसकी बात कर लेते हैं। भाई क्या होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सेशन जो चलते हैं, ठीक है, जब सदन है उसमें सेशन चलते हैं, सत्र जो चलते हैं आपके, तो सत्र आपके जैसे तीन प्रकार के होते हैं। ग्रीष्म जो है सत्र हो गया, ठीक है, मीन्स जो सेशन है आपका समर सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, और एक आपका मानसून में आता है। तीन प्रकार के सेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो सेशन जब भी आपके जो है चलते हैं या जब सेशन चल नहीं रहे होते, तो ऑर्डिनेंस जो पावर का यूज़ कब करता है राष्ट्रपति? भाई जब जैसे सेशन नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन सेशन मैंने बताई, कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता है। और भाई क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर जो आपके हैं, मतलब लोगों के कल्याण के लिए कोई भी कानून बनाना बहुत ज़्यादा जब जरूरी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति कानून बना सकता है, ठीक है। क्योंकि सत्र सत्र जो आपका सेशन तो चल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई भी बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे वैसे भी नहीं रखा जा सकता, पास नहीं होगा। तो मतलब एक प्रकार से जो है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है, उसके तहत भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जब सेशन नहीं चल रहे होते। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जैसे ही फिर एक्ट बन जाता है तो राष्ट्रपति जो है उसको साइन करता है और ये आपका लागू हो जाता है वो कानून, ठीक है। तो एक्ट बना और उसमें राष्ट्रपति ने साइन किए और फिर जो है बाद में वो आपका ऑर्डिनेंस पावर के तहत वो कानून आपका लागू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो सेशन है आपके, दो सेशन है, दो सत्र है, उनके बीच में मैक्सिमम अवधि कितनी होती है भाई? तो दो सत्रों के जो अवधि 6 महीने से आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 85 ये कहता है कि भाई जो दो सेशन है जब वो शुरू होते हैं तो उनके बीच में जो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर मतलब आपका सेशन दूसरा वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा जो है आपका टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं होना चाहिए दो सेशंस के बीच में, दो सत्रों के बीच में। तो मान लेते हैं कि भाई जैसे ऑर्डिनेंस पावर के तहत वो जो प्रेसिडेंट ने कानून बनाया और 2 महीने बाद आपका जो है सेशन स्टार्ट होता है। मान लेते हैं कि भाई जैसे ऑर्डिनेंस जो पावर के तहत कोई भी एक्ट बन गया, फिर उसके 2 महीने बाद सेशन मान लेते हैं कि शुरू होता है। तो जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन जो है स्टार्ट होने की जो पहली डेट होती है, पहली डेट से लेकर संसद के दोनों सदनों में ये 6 वीक तक जो है पास होना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी सेशन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सेशन जैसे भाई आपको 15 तारीख को स्टार्ट हुआ तो इसी डेट से भाई, ठीक है, तो इसी डेट से दोनों सदनों में आपका ये जो 6 वीक तक जो आपका पास हो जाना चाहिए, जो आपका जो कानून आपका बना था, ठीक है। 6 वीक्स मीन्स यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 42 डेज हम लगभग कह सकते हैं। तो लगभग जो है 6 वीक का समय होता है जो ऑर्डिनेंस पावर के तहत जो प्रेसिडेंट ने जो कानून बनाया था उसको सदन में, जो संसद में जो है पास करने के लिए दोनों सदनों में 6 महीने तक जो है का टाइम होता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर वो जो है आपका जो कानून बनाया गया था उसको पास हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो पास हो जाता है तो भाई वो कानून जो प्रेसिडेंट ने बनाया था ऑर्डिनेंस पावर के तहत वो बना रहेगा, ठीक है। अन्यथा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 6 वीक से ज़्यादा जो है टाइम में भी मतलब दोनों सदनों से वो पास नहीं होता है तो भाई जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पावर के तहत जो कानून बनाया था पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे ये है, ठीक है। तो 6 वीक आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो ऑर्डिनेंस जो पावर है उसके थ्रू मैक्सिमम कितने दिन के लिए कानून बन सकता है? तो मैक्सिमम जो है 6 महीने 6 वीक के लिए कानून बन सकता है, ठीक है। तो 6 मंथ जो है 6 महीने 6 वीक, 6 महीने 6 जो है सप्ताह,
6 महीने 6 सप्ताह के लिए जो है ऑर्डिनेंस पावर के तहत आपका मैक्सिमम जो है इतने टाइम के लिए कानून बन सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑर्डिनेंस पावर है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आपके केस आए हैं। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस आए हैं ऑर्डिनेंस पावर को लेकर। एक आपका कोपर केस 1970 में आया और एक आपका 1967 के लगभग आपका वाद केस आया था। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके ऑर्डिनेंस पावर को लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट के आपके ये केस हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो कोपर केस जो 1970 में आया तो इसमें क्या था। तो यहाँ पे जो कोपर केस 1970 में जो आया है इसमें कहा गया कि भाई क्या जो ऑर्डिनेंस पावर के तहत जो कानून बनाता है जो प्रेसिडेंट, क्या वो न्यायिक पुनर्वालोकन मीन्स जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में क्या वो आती है। तो यहाँ पे जो है बाद में कहा गया कि भाई जो ये आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी कानून बनाता है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्या उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वालोकन जो है के दायरे में वो आता है कानून। तो यहाँ पे बिल्कुल आएगा भाई, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल गलत तरीके से ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी कानून बनाएंगे तो कोर्ट उन कानूनों को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, न्यायिक जो है समीक्षा कहते हैं, इसी को ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कोई भी प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, ठीक है, वो सरकार के दबाव में आकर भाई ऑर्डिनेंस के तहत कोई कानून बना दिया और वो बार बार में जो है ऑर्डिनेंस ला कर उस कानून की जो अवधि को बढ़ाते ही जा रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो गलत है और वो न्यायिक जो है समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के दायरे में वो कानून आपका आएगा। ठीक है, तो इसी जो है कोपर केस 1970 में ये बात कही गई, क्या ऑर्डिनेंस जो आपके तहत ऑर्डिनेंस पावर के तहत जो राष्ट्रपति या गवर्नर जो कानून बनाते हैं क्या उनके जो है ऊपर न्यायिक जो है समीक्षा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है, क्या वो न्यायिक जो है पुनर्वालोकन के दायरे में आते हैं। तो बिल्कुल आते हैं, इस केस में ऐसा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो केस था ऑर्डिनेंस पावर के लिए, जो ऑर्डिनेंस पावर्स से रिलेटेड जो आपका आया था सुप्रीम कोर्ट में वाद केस। ठीक है, ये आपका बिहार का केस था और ये भी आपका ऑर्डिनेंस पावर को ही लेकर आपका आया था। 1967 का केस था, बिहार ने 1967 में एक कानून बनाया ऑर्डिनेंस जो है के थ्रू और फिर बाद में जो है ऑर्डिनेंस ला कर इसको बार बार में मतलब इस कानून को 1967 से लेकर 1981 तक जो है लेके चले गए, मतलब 1981 तक जारी रखा ऑर्डिनेंस बार बार में ला के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑर्डिनेंस है पावर का यूज करके 6 महीने जो है 6 सप्ताह, ठीक है, 6 मंथ और 6 जो है वीक तक जो है आपका कानून जारी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जैसे 1967 में आपका एक कानून आया और फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस जो पावर है ला के मतलब इसी जो है मतलब टाइम पीरियड को बढ़ाते गए और 1981 लगभग 14 साल तक जो है ऑर्डिनेंस पावर का यूज करते हुए इसको मतलब आगे तक जो 14 सालों तक जारी रखा इस कानून को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो गलत है, ये तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहा गया। तो इस प्रकार से 14 वर्ष में 256 बार इस ऑर्डिनेंस का यूज़ किया गया इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक ही कानून को बार बार ऑर्डिनेंस लाकर आप कानून को जारी रखते हो इतने लंबे वर्षों तक, तो ये तो भाई एक प्रकार से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है भाई ये तो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसे संसद में पास ही मत कराओ जो कानून है और ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आप जो है कानून बनाते रहो, ये तो एक प्रकार से जो है शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन आपका हो गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है ये तो, आप तो मतलब संसद में फिर तो कोई कानून ही नहीं आएगा, ऑर्डिनेंस जो है ला कर ही आप मतलब कानून है उसको मतलब आगे बढ़ाते ही रहोगे। ठीक है, तो मतलब फिर तो सरकार पार्लियामेंट में कोई बिल ही नहीं लाएगी और ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कानून बनाती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपका असंवैधानिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ऑर्डिनेंस पर जुडिशियल रिव्यू आपका लागू होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर के तहत जो आपका कानून जो भी लाता है वो आपका जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वालोकन के दायरे में वो आपकी बात आती है। तो यहाँ पे हमने देखा लंबे वर्षों तक जो अध्यादेश के रूप में कानूनों को यहाँ पे क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, असंवैधानिक माना, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि विधायी शक्तियों में जो 17 आपके चलते हैं, 70 जो है चलने के लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो 70 जो है आपके यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 85 में है, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 में एस यहाँ पे सेशन 70 होता है आर्टिकल 85 में, 86 में ए से एड्रेस यहाँ पे संबोधन की बात की गई है और 80 जो है 7 में यहाँ पे एस से मीन स्पेशल एड्रेस जो है विशेष जो संबोधन आपका जो प्रेसिडेंट और जो आपकी गवर्नर करते हैं उनकी बात की गई है। तो प्रेसिडेंट जो है विशेष जो संबोधन करता है आर्टिकल 87 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 80 जो है 6 के तहत वो संबोधन करता है भाई सदनों को। ठीक है, और 70 वो लाता है भाई आर्टिकल 85 के तहत। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी जब सेशन चलता है तो उसके लिए भाई कोई भी सत्र चलता है तो उसके लिए भाई
कोरम की आवश्यकता होती है। सत्र चलने के लिए कितने कोरम की, कितने गणपूर्ति की आवश्यकता होती है भाई? लोकसभा है उसका सत्र चलने के लिए उसमें जो है मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं उनका 1/10 आपके कोरम की आवश्यकता है, गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में जो है सत्र चलने के लिए भी आपका 1/10 मेंबर्स का क्या होना चाहिए भाई? कोरम होना चाहिए, 1/10 मेंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, कोई भी सेशन चलने के लिए। तो बात करते हैं कि जो सेशन आपके चलते हैं यहाँ पे कोरम की जो बात की गई है, तो कोरम है गणपूर्ति भाई लोकसभा में कितना होना चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा में जो है कितना कोरम होना चाहिए सेशन चलने के लिए। ये जो है आर्टिकल नंबर 100 में ऐसी बात कही गई है। तो आर्टिकल 100 किससे रिलेटेड है भाई? आपका इसमें कोरम की बात की गई है। सत्र चलने के लिए कितने कोरम की आवश्यकता होगी? तो लोकसभा में 1/10 मेंबर्स का, और राज्यसभा में भी है भाई आपका 1/10 मेंबर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सत्र है, जैसे हमने देखा ये आर्टिकल 85 में है, तो इसमें सत्र की बात की गई है। सत्रावमान जिसको हम प्रोरोगेशन बोलते हैं, और डिजोल जिसको हम विघटन बोलते हैं। तो ये जो तीनों पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है भाई। राष्ट्रपति है वो आपका मतलब जैसे उसको डिजोल भी कर सकता है, सत्रावमान भी आपका यहाँ पे ला सकता है। तो ये सारी जो पावर है ये आर्टिकल 85 के तहत ये सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो सत्र को कौन लेके आता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो सत्र को लेके आता है राष्ट्रपति। कोई भी सेशन है उसको जो है कौन लेके आता है और उसको कौन समाप्त करता है? तो प्रेसिडेंट ही सत्र है सेशन को लेके आता है, प्रेसिडेंट ही सत्र या सेशन है उसको समाप्त करता है। और जो प्रेसिडेंट है ये सत्र को जो लेके आता है किसकी सलाह पे लाता है भाई? केंद्र सरकार की सलाह पर। और ऐसा आर्टिकल 85 में कहा गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सत्र को लेके आता है केंद्र सरकार की सलाह पर, ठीक है, और केंद्र सरकार की सलाह पर ही सेशन को जो है यहाँ पे समाप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा आपका सत्रावसान, ठीक है, तो इसमें क्या है कि सत्रावसान क्या होता है कि दो सत्रों के बीच की जो अवधि होती है, ठीक है, तो इसको भी तय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि भाई तो दो सेशन आपके हैं उनके बीच में जो टाइम पीरियड होगा मैक्सिमम, ठीक है, वो कितना होगा वो कौन तय करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये उसके पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो सत्रावसान की जो है पावर भी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 85 के तहत यहाँ पे लोकसभा का जो विघटन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये भी आर्टिकल 85 के तहत यहाँ पे। तो ये सारी जो है तीनों पावर यहाँ पे ऊपर दी गई है भाई, ठीक है। सत्र जो है लाना, उसको समाप्त करना, ठीक है, और दो सत्र है उसके बीच में जो है टाइम पीरियड डिसाइड करना कि भाई मैक्सिमम इतना होगा, ठीक है, लोकसभा का विघटन करना, ये तीनों जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल नंबर यहाँ पे हमने बताया 85 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात आती है आपका एडजोन। स्थगन क्या होता है? ठीक है, एडजोन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई जैसे कि कोई सत्र चल रहा है तो उसको जैसे 2 घंटे के लिए स्थगित कर देना, ठीक है, 2 दिन के लिए कर देना, या 1 दिन, या मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है उसको स्थगित कर देना। क्योंकि इसमें जो आप सभी जानते हैं जो एडजोन है, स्थगन, स्थगन की पावर किसके पास होती है? स्थगन जो है कि पावर आपकी होती है हेड ऑफ हाउस, ठीक है। जैसे आपके पास लोकसभा है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष जो होता है तो वो लोकसभा को का स्थगन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा का जो हेड होता है, ठीक है, तो वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति, जिसको हम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का जो आपका जो सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो आपके क्या कर सकते हैं भाई? जो स्थगन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं जो सेशन है कितने टाइप के होते हैं। तो सेशन 3 टाइप के आपके होते हैं। 3 टाइप के सेशन कौन कौन से होते हैं भाई? एक आपका होता है समर सेशन, ठीक है, ये जिसको हम बजट सेशन भी बोलते हैं, और ये जनवरी फरवरी में आपका आता है, ठीक है। और सबसे लंबा जो आपका सेशन होता है ये 2 से लेकर 2.5 मंथ तक आपका चलता है, 2 से 2.5 मंथ। दूसरा आपका होता है मानसून सेशन, ठीक है, जो आपका जुलाई और अगस्त में आपका लगता है, और ये लगभग भाई आपका 30 दिन तक आपका चलता है सेशन, मानसून सेशन, ठीक है। विंटर सेशन जो आपका नवंबर दिसंबर में आता है, ठीक है। तो विंटर सेशन में जो आपका नवंबर दिसंबर में, और ये 20 से 25 दिन आपका लगता है। तो इस प्रकार से मेनली 3 टाइप के सेशन होते हैं, 3 टाइप के सत्र आपके चलते हैं। तो सत्र जनरली 3 टाइप के होते हैं, हालांकि सत्र है कितने भी लाए जा सकते हैं, आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि स्त्रावसान। स्त्रावसान क्या होता है? 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा जो है ये आपका इसका मतलब होता है भाई प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, ठीक है। तो 2 सेशन है, 2 सत्र के बीच की जो अवधि होती है उसको हम बोलते हैं स्त्रावसान, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो है कितनी होनी चाहिए भाई? 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है सेशन जो साल में कितने आ सकते हैं? कम से कम जो है साल में भाई 2 सेशन आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साल में कितने सेशन हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम सेशन साल में कितने भी सेशन आपके हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम जो सेशन आपके 2 तो होने ही होने चाहिए एक साल में, ठीक है। और 2 सत्रों के बीच की जो है जो अवधि कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 महीने आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजोल आपका आपने देखा कि लोकसभा है उसको डिजोल कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, आर्टिकल 85 के तहत ही करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो लोकसभा जो है का भंग करना या फिर लोकसभा का विघटन जो है करना हम कह सकते हैं। तो लोकसभा क्या तो लोकसभा का तो विघटन आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा है उसका क्या विघटन होता है? क्या राज्यसभा है उसको भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा है भाई उसको भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को डिजोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है? एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है।
तो इसमें आप सभी जानते हैं कि हर जो है 2 वर्ष में 1/3 जो मेंबर आपके रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो ये आपने देखा कि एक परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। हालांकि जो लोकसभा है उसका विघटन और भंग करना, उसको डिसॉल्व करना प्रेसिडेंट जो है कर सकता है, लेकिन वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर या पीएम की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो लोकसभा डिसॉल्व जो है बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। तो यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा भंग किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा इज़ नॉट ए परमानेंट हाउस। तो यहाँ पे क्योंकि राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा परमानेंट हाउस आपका नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपका लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता जो है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही लोकसभा आपकी डिसॉल्व होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी सदस्यता क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि एक नई लोकसभा के फिर चुनाव आ जाते हैं। जैसे लोकसभा भंग होती है तो नई लोकसभा के चुनाव आपके आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं, और 4 जून 2024 को उसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब सरकार के 5 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो लोकसभा अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो आपका सरकार का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरकार के, जैसे आपने देखा, 5 साल के लिए बनती है। जैसे ही सरकार के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो अपने आप ही लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा है 5 साल से पहले भी आपकी क्या डिसॉल्व हो सकती है? तो बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लोकसभा है 5 साल से पहले भी डिसॉल्व आपकी हो सकती है। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं होता है, ठीक है, और वो साबित नहीं कर पाती है सरकार, ठीक है, और तो राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है, वो लोकसभा को या तो भंग करेगा, और जैसे ही लोकसभा आपकी भंग होती है तो एक नए जो है आपके आपके चुनाव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोकसभा का जो विघटन है वो आपका 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। जो समय से पहले ही लोकसभा का विघटन हुआ था, तो समय से पहले ही लोकसभा का जो भंग आपकी हुई थी 1971 में, इंदिरा गांधी जो आपकी प्रधानमंत्री थी उनके टाइम में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि 1971 में जो आपकी लोकसभा है उसको टाइम से पहले ही उसको भंग करवा दिया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा राष्ट्रपति की जो विवेकी शक्तियाँ भी होती है। मान लेते कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कीजिए, लेकिन राष्ट्रपति को ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री है उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है। तो अब ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट टर्म हमने देखा यहाँ पे एडजॉर्न है, स्थगन क्या होता है? सदन के अंदर कई बार क्या होता है कि भाई हंगामे हो जाते हैं, तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है? विरोध करती है, हंगामे करती है। तो जो हेड ऑफ हाउस जो होता है उसको सदन को कुछ टाइम के लिए क्या करना होता है भाई? स्थगित कर देता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। और जो स्थगन की जो पावर होती है, एडजॉर्न की जो पावर होती है, वो किसको होती है भाई? हेड ऑफ हाउस को होती है। जैसे जो आपका लोकसभा का जो हेड होता है तो उसमें लोकसभा को स्थगित करना, ठीक है, लोकसभा के कुछ लोकसभा है उसको कुछ टाइम के लिए स्थगन करना, तो ये पावर होती है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है। और राज्यसभा जो है उसको कुछ टाइम के लिए स्थगन करना मीन्स, तो ये पावर होती है भाई राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके पास। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 86 है, इसमें राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड मैसेज टू हाउसेज। तो आर्टिकल 86 में हमने क्या देखा कि सदनों को संदेश भेजना और सदनों को संबोधित करना जो है, ये जो है पावर होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, कि भाई वो किसी भी सदन है उसके पास संदेश मैसेज भेज सकता है और जो सदन है उसको संबोधित भी कर सकता है। ये भाई राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में से आपका एक आती है, आर्टिकल 86 के तहत ये कर सकता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति की जो है क्या है? डिस्क्रिशनरी जो पावर, विवेकी जो शक्ति आपकी ये होती है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर। राष्ट्रपति अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई मामला है तो राष्ट्रपति उस मामले पर सदनों को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है, जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। दोनों सदनों को एक साथ या अलग अलग जो है भी संबोधित कर सकता है, यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी पब्लिक वेलफेयर का मामला है तो राष्ट्रपति भाई संबोधित कर सकता है किसी भी सदन को या दोनों सदनों को। तो यहाँ पे हमने देखा सदनों के संदेश दे सकता है कि भाई हाउसेस इस पर बहस करें जाके, ठीक है, सदनों को भाई मैसेज दे सकता है कि भाई जो सदन है, मतलब दोनों, वो क्या, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या करें? बहस करें। आर्टिकल 87 में क्या दे रखा है? यहाँ पे प्रत्येक वर्ष का जो पहला जो सेशन होता है वो समर सेशन आपका होता है। दूसरा, यहाँ पे जो इलेक्शन के बाद में नई सरकार का जो पहला सेशन होता है, मीन्स कोई भी सेशन हो सकता है वो, ठीक है, आपका जरूरी नहीं है कि वो समर सेशन हो, विंटर सेशन हो या फिर मानसून सेशन हो। जब भी आपकी नई सरकार बनेगी तो कोई भी जो है, जो भी आपका पहला सेशन होगा वो, या फिर प्रत्येक जो है साल का जो पहला सेशन होगा, प्रत्येक साल का पहला सेशन आपका समर सेशन होता है। और जैसे अभी जैसे भाई समर सेशन तो आपका यहाँ पे जा चुका है, जनवरी फरवरी में आपका आता है। अभी जैसे सरकार जैसे बन गई किसी की 2024 में, अभी 4 जुलाई के बाद में जब रिजल्ट आएंगे, तो इसमें जो भी आपका पहला सेशन होगा, क्योंकि पहला सेशन तो मानसून सेशन आएगा अब, ठीक है, जो आपका जुलाई अगस्त में आपका आता है, ठीक है। तो मानसून तो किसी भी जो
पहले जो सेशन को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है। तो ऐसी उसके पास पावर है आर्टिकल नंबर 87 के तहत। तो दोनों सदनों को राष्ट्रपति एक साथ जो है संबोधित करता है, ये आपकी क्या होते हैं, यहाँ पे मजबूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई नई सरकार बनती है या फिर कोई भी साल का पहला जो सेशन होता है, तो दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को एक साथ जो है संबोधित करना, ठीक है, उसकी क्या होती है, मजबूरी होती है, संबोधित करता है राष्ट्रपति। तो ये जो है पावर होती है उसके पास। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति दोनों सदनों को अलग अलग भी यहाँ पे संबोधित कर सकता है और एक साथ भी संबोधित कर सकता है, ये हमने देखा। लेकिन आर्टिकल 87 जो है उसमें क्या है भाई, दोनों सदनों को राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करता है, यहाँ पे उसकी मजबूरी है, एक साथ यहाँ पे वो संबोधित करता है। तो इसमें आपने देखा एक स्पेशल एड्रेस स्पीच भी होती है, जिसको हम कहते हैं विशेष संबोधन भाषण। तो विशेष संबोधन भाषण जिसको प्रिपेयर कौन करता है, जिसको तैयार करता है कैबिनेट। ठीक है, जो भी भारत की जो सरकार की जो भी सरकार होती है, उसका जो कैबिनेट होता है वो, उसका जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो तैयार करता है भाई। ठीक है, तो जो भी भाई विशेष संबोधन भाषण है, ये भाई प्रेसिडेंट देता है। और इसको तैयार कौन करता है, इसको भाई जो भी सरकार बनती है, ठीक है, और उस सरकार में जो भी कैबिनेट सचिवालय होता है उसके द्वारा जो है स्पेशल एड्रेस स्पीच को तैयार किया जाता है। तो इसमें जो भाषण लिखा होता है, उस भाषण में सरकार के क्या होते हैं भाई, सरकार के विजन होते हैं। जैसे जो भी सरकार होती है उसके विजन, उसके क्या मिशंस हैं, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों के बारे में ये सारे विषय उसमें दिए होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करके सरकार के विषय के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो स्पेशल एड्रेस जो स्पीच होती है ये प्रेसिडेंट को देनी होती है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है वो। ठीक है, और स्पेशल जो आपकी स्पीच है इसमें क्या होती है भाई, सरकार के विजन होते हैं, मिशन होते हैं, सरकार की अचीवमेंट्स, और ये भाई उसको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संबोधित या तो प्रत्येक वर्ष का पहला जो है सत्र होता है उसमें करेगा, या इलेक्शन के बाद में जो भी आपकी नई सरकार का जो पहला सेशन होगा उसके दौरान संबोधित करेगा दोनों सदनों को, और वो भी क्या करता है, एक साथ करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको हम स्पेशल जो है यहाँ पे एड्रेस स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जो सेम आपका स्टेट में भी होता है। ठीक है, जितने भी राज्य है उसमें भी भाई आपका ये होता है। तो राज्यों में क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति के पास यहाँ पे जो सेंटर में राष्ट्रपति के पास पावर होती है स्पेशल जो एड्रेस स्पीच की, वो आपके पास मतलब गवर्नर के पास भी होती है स्टेट में। ठीक है, तो वही जो है गवर्नर के पास होती है। तो स्पेशल जो आपका एड्रेस स्पीच की जो पावर है वो गवर्नर के पास भी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जैसे सेम प्रोसेस में जो स्टेट में क्या होता है कि भाई साल का पहला जो भी सेशन आएगा, हालांकि जो पहला सेशन आपका समर सेशन होता है, या फिर भाई जैसे सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद में स्टेट में भाई जो भी पहला सेशन आपका होगा, ठीक है, तो उसको क्या करता है गवर्नर जो है मतलब स्पीच देता है, और कौन सी स्पेशल एड्रेस स्पीच जो है वो देता है। ठीक है, तो स्पेशल एड्रेस स्पीच को राज्य सरकार की कैबिनेट जो है के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और इसको जो है डिलीवर कौन करता है, गवर्नर करता है। तो जिस स्पीच में राज्य सरकार के क्या होते हैं भाई, विजन लिखे होते हैं स्पीच में, इसमें राज्य सरकार के मिशन होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, उपलब्धियाँ होती हैं, तो इन सभी के बारे में लिखा होता है। राज्यपाल की भाई मजबूरी होती है कि वो इस स्पीच को उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो संविधान के अकॉर्डिंग इस स्पीच को पढ़ना, जो इस स्पीच में लिखा है राज्यपाल को वही बोलना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पर वह अपनी ओर से कुछ नहीं बोल सकता। तो ये आपको भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई जो गवर्नर है वो बाउंडेड होता है। ठीक है, जो भी उस स्पीच में जो है स्पेशल जो स्पीच है उसमें स्पेशल एड्रेस स्पीच में लिखा होता है, उसको वही जो है पढ़ना होता है, अपनी ओर से वो मतलब कुछ ऐड उसमें नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। ठीक है, और जो स्पेशल जो आपका एड्रेस स्पीच है, जो विशेष जो भाषण है, ये किसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है भाई, ये आपका, तो ये आपका किसके द्वारा, जो कैबिनेट है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्टेट है उसमें जो आर्टिकल 85 में जो सेंटर में तो क्या है 85 में है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास जो पावर, और 86 में आपके होगा। अगर हम यहाँ पे जो स्टेट में जाएं तो इसमें +89 करेंगे तो स्टेट के आर्टिकल आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट में राज्यपाल है स्पेशल एड्रेस करता है आर्टिकल नंबर 176 में। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट करता है 86 में। और दूसरा यहाँ पे एड्रेस जो संबोधन जो है कर सकता है यहाँ पे सेंटर में 86 में, और जो यहाँ पे आपका जो स्टेट है उसमें 175 में राज्यपाल, 86 में प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो जो पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है वही पावर राज्य में राज्यपाल के पास हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम +89 से हम सेंटर के आर्टिकल को स्टेट के आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भाई 75 आर्टिकल में प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, तो भाई स्टेट में सीएम होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो +89 करेंगे तो जो सीएम का आर्टिकल 164 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अटॉर्नी जनरल है वो 76 आर्टिकल में है। अगर हम जो है स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं तो इसका आर्टिकल हम पता करना चाहें तो +89 जोड़ देंगे 76 में, तो जो एडवोकेट जनरल का आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, 165। ठीक है,
तो ये सारे हमने जो है इंपॉर्टेंट बातें देखी। नेक्स्ट यहाँ पे अगले जो क्लास में हम देखेंगे विधायी शक्तियों में वीटो पावर्स जो आपकी होती है भाई राज्यपाल के पास भी होती है और हमारे जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उसके पास भी होती है, ठीक है। तो कितने टाइप की वीटो पावर होती है वो सभी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है भाई। अगली क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।